कहानी की शुरुआत में हमें एक बच्चा एक कार के पीछे भागता हुआ दिखाया जाता है। इस बच्चे के बारे में इस कहानी के आगे तो कुछ बताया नहीं गया, लेकिन हाँ, ये जिस कार के पीछे भाग रहा होता है उस कार में एक लेडी बैठी होती है जिनका नाम होता है पॉलिन। पॉलिन दो बेटियों की माँ होती है, जिनमें से एक का नाम बेथ और दूसरे का नाम वीरा होता है, और वो तीनों गाड़ी में बैठ अपने एक नए घर शिफ्ट होने जा रहे होते हैं। यहाँ हमें पता चलता है बेथ एक हॉरर स्टोरी राइटर है। वो अपनी लिखी हुई कहानी पॉलिन और वीरा को सुना रही होती है, जिसमें पॉलिन तो उसकी तारीफ करती है लेकिन वीरा उसे क्रिटिसाइज कर बैठ जाती है। फिर हमें एक बड़ा सा कैंटी ट्रक एक अजीब से सायरन के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाया जाता है। वो थोड़ा आगे आ उनको हाई कर वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में हम पॉलिन और बाकी सबको एक पेट्रोल स्टेशन के पास कन्वीनियंस स्टोर में रुका हुआ दिखते हैं, जहाँ पे बेथ कुछ मैगजीन्स पढ़ रही होती है। पढ़ते पढ़ते उसकी नज़र बाहर जाती है, जहाँ वो दोबारा उस कैंडी ट्रक को देखती है। उसे उस कैंडी ट्रक को देख कुछ तो अजीब लगता है, लेकिन वो उस सबको अनदेखा कर फिर से पढ़ने लगती है। फिर उसकी नज़र पास ही रखे एक न्यूज़पेपर पे जाती है, जिसमें लिखा होता है अ फैमिली किलर स्ट्राइक्स अ फिफ्थ टाइम। वहाँ वीरा उसे पूछती है तुम आखिर क्या पढ़ रहे हो, जिसमें बेथ उसे बताती है कि हे देखो इसमें क्या लिखा है, इस शहर में एक सीरियल किलर घूम रहा है जो फैमिली को मार हम जैसी लड़कियों को छोड़ देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो अपने डेस्टिनेशन यानी अपने नए घर पहुंच चुके होते हैं। वो घर के अंदर जाते हैं, जो कि अंदर से काफ़ी गंदा होता है। वहाँ पे कई तरह के अजीब गुड़ियाँ भी रखी होती हैं। वो जैसे तैसे घर की लाइट्स ऑन कर वहाँ की साफ सफाई करने में जुट जाते हैं। यहाँ सामान रखने के दौरान बेथ को एक चाइनीज पजल दिखाई देता है, जिसे वो सॉल्व करने लगती है। पजल को सॉल्व करते ही उनके बगल में रखा मिरर अचानक से खुल जाता है, जिसके अंदर से एक डरावनी गुड़िया एक अजीब से आवाज़ के साथ बाहर निकलती है, जिसे देख वीरा काफ़ी डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ दूसरी ओर हम बेथ को देख पाते हैं, जो साफ सफाई करने के दौरान अपनी उंगली में थोड़ा खून लगा देखती है। वो कमरे से बाहर आ रोने लगती है, जिसे सुन मिसेस पॉलिन आकर वहाँ उसे कंसोल करती है। वहाँ पे फिर से वीरा आ उसका मजाक उड़ाकर चली जाती है, और यहाँ हमें पता चलता है बेथ कितनी डरपोक लड़की होती है, जो छोटी बातों पे इतना डर जाती है। अगले सीन में हम वीरा को बाहर कार के ऊपर बैठा देखते हैं, जहाँ पे मिसेस पॉलिन की एंट्री होती है। वहाँ पे अपने मॉम को आता देख वो बेथ के बारे में पूछती है, जिसमें पॉलिन कहती है अब तुम्हें अपनी बहन की याद आ गई। ऐसे ही उन दोनों के बीच थोड़ी खिटपिट बातें शुरू हो जाती हैं, जिसमें मिसेस पॉलिन उसे ये कह के चली जाती है कि इन्हीं चीज़ों के कारण तुम्हारा ब्रेकअप हो गया था। और ये बात कहीं ना कहीं वीरा को काफ़ी ज़ोरों से लगती है। मिसेस पॉलिन के अंदर जाते ही वीरा कार से उतर वहाँ पर रोने लगती है और कहती है आप सिर्फ उसे पसंद करते हो, सिर्फ उसे। और यहाँ हमें फिर से उस कैंटी ट्रक को पीछे से आता हुआ दिखाया जाता है। यहाँ अंदर पॉलिन को साफ सफाई करने के दौरान एक कॉल आता है, जो सिग्नल ना पाने के कारण कट जाता है। यहाँ पॉलिन अपने कॉल में बिजी होती है कि पीछे से एक अनजान सा विशाल आदमी आकर उन्हें जोरदार धक्का दे देता है। धक्के के कारण पॉलिन दीवार से झटक जाती है और उसके सिर से काफी खून बहने लगता है। ये सब हल्ला सुन बेथ और वीरा दौड़ते हुए चले आते हैं, पर उस अनजान से व्यक्ति को देख डर कर भागने लगते हैं। दरअसल ये अनजान इंसान और कोई नहीं, वही सीरियल किलर होता है, जिसके बारे में बेथ ने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। एंड इवन शुरुआत में हमें जिस कैंडी ट्रक को दिखाया गया था उसके ओनर और ड्राइवर भी यही थे। और ये सीरियल किलर सिर्फ अकेला ही नहीं होता, इसके साथ एक और लेडी भी मौजूद होती हैं, जिसके बारे में हमें कहानी के आगे पता चलेगा। सो बैक टू द स्टोरी। उन दोनों को भागता हुआ देख वो किलर भी उनके पीछे भागने लगता है और उन्हें बेरहमी से बालों से पकड़ घसीटता हुआ बेसमेंट की ओर ले जाता है। इसी दौरान अब बीच रास्ते में हम उस लेडी को भी अपना मिडिल फिंगर शो करते हुए देख पाते हैं। यहाँ बेथ और वीरा डर और दर्द के कारण जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन उनकी चीख को सुनने वाला कोई नहीं होता। यहाँ वो किलर उन दोनों को बेसमेंट में नीचे पटक देता है। फिर वो अपने एक हाथ से बेथ को उठाकर उसे सूंघने लगता है, लेकिन शायद बेथ के पीरियड्स के चलते उसे वो स्मेल अच्छी नहीं लगती और वो बेथ को फिर से जमीन में फेंक देता है। फिर वो वीरा को अपने एक हाथ से उठाता है और उसे भी सूंघने लगता है, और फिर उसे दीवार से पटक उसका गला घोटने लगता है। फिर वो किलर वीरा का गला छोड़ उसे घसीटते हुए एक कमरे की ओर ले जाता है। यहाँ दूसरी ओर हम बेथ को देख पाते हैं, जो काफ़ी डर गई होती है। वो अपनी बहन की मदद तो करना चाहती है, लेकिन वो डर के मारे कुछ नहीं कर पाती और वहाँ से भागने लगती है। यहाँ बेथ भागते हुए ऊपर एक खिड़की के पास मदद के लिए चिल्लाने लगती है, जहाँ पे फिर से वो लेडी पीछे से आकर उसे नीचे गिरा देती है। डर के कारण बेथ 2 कदम सीढ़ियों से नीचे जा बैठ जाती है और वो लेडी बेथ को और भी डराने लगती है। इसी बीच एक धमाकेदार एंट्री होती है हमारे पॉलिन की, और यहाँ हमें उस पॉलिन और लेडी के बीच काफ़ी अच्छा एक्शन सीन देखने के लिए मिलता है। हाँ, ये अलग बात है कि इसमें गोले बारूद नहीं है, खैर। और यहाँ लड़ाई के दौरान पॉलिन और वो लेडी एक कमरे के अंदर चले जाते हैं। अंदर से उन दोनों की आवाज़ सुन बेथ यहाँ काफ़ी घबराई होती है, और यहाँ फिर वह दरवाज़ा खुलता है, जहाँ पे हम उस लेडी को नीचे बेहाल गिरता हुआ देखते हैं। और अंदर से पॉलिन बाहर आ बेथ को वहाँ से जल्दी से भागने के लिए कहती है। लड़ाई के दौरान पॉलिन यहाँ काफ़ी बुरी तरीके से जख्मी हो चुकी होती है। फिर उन्हें वीरा के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुन पॉलिन चिल्लाते हुए उस आवाज़ की ओर भागने लगती है। यहाँ फिर हमें उस लेडी को जिंदा दिखाया जाता है। वो लेडी धीरे धीरे कर उठने लगती है, जिसे देख बेथ वहाँ से भागने लगती है। भागते भागते वो फिर से वो बेसमेंट में आती है, जहाँ पे वो अपनी मम्मी और उस जाइंट से किलर को लड़ता हुआ देखती है, जहाँ पे पॉलिन उस किलर को काफ़ी बार स्टैब कर उसे मार देती है। यहाँ पे पॉलिन अपनी राहत की सांस ले रही होती है कि पीछे से कोई जोरदार हमला कर देता है।
अगले सीन में हम बेथ की आंखें खुलते हुए देखते हैं, यानी कि ये सब उसका सिर्फ एक बुरा सपना था। दरअसल ये उसकी कुछ पास्ट मेमोरीज थी जो उसे अपने सपने में हॉन्ट कर रही थी। वो बेड से नीचे गिर काफी जोरों से रोने लगती है, जहाँ पे उसका हस्बैंड उसे कंफर्ट करता है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि उस इंसिडेंट को काफी साल बीत चुके हैं और अब बेथ एक सक्सेसफुल स्टोरी राइटर बन चुकी होती है, जिसने एक बुक भी पब्लिश की होती है जिसका नाम होता है द इंसिडेंट इन घोस्टलैंड। ये उसकी लेटेस्ट बुक होती है और मार्केट में काफी चर्चे में भी होती है, जिसके बारे में जानने के लिए उसे एक शो में भी बुलाया जाता है। उस शो की होस्ट उनसे काफी सवाल जवाब करती है और ये सब बेथ और उसके हस्बैंड और उसका बच्चा साथ में मिल एक टीवी शो में देख रहे होते हैं। उसी दौरान बेथ को एक कॉल आता है। बेथ के फ़ोन रिसीव करते ही कॉल की दूसरी तरफ से वीरा की चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसमें वो बेथ को मदद के लिए पुकार रही होती है, जहाँ पे वो दर्द के मारे चीखते हुए कहती है, बेथ प्लीज़ जल्दी आओ, मेरी मदद करो, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। बेथ और इतना कहते ही कॉल कट जाता है। बेथ कॉल बैक करने की कोशिश करती है लेकिन फ़ोन नहीं लगता। इन सब चीज़ों को देख बेथ काफ़ी घबरा जाती है और अगले दिन अपने बच्चे और हस्बैंड को अलविदा कर अपने पुराने घर, जहाँ पे पॉलिन और वीरा रह रहे होते हैं, उस ओर निकल पड़ती है। वो घर पहुँच दरवाज़ा खटखटाने लगती है, जिसमें अंदर से कोई आवाज़ नहीं आता। फिर वो अपने मम्मी को घर के पीछे से आते हुए देख उन्हें गले लगा लेती है और सारी बात बताने लगती है कि किस तरह वीरा ने कल रात उसे कॉल किया था और वो दर्द से चिल्लाकर मदद के लिए बुला रही थी, जिसमें पॉलिन का रिप्लाई होता है, मुझे पता तक नहीं उसने कब कॉल किया, अब वो पूरी तरह से ठीक है और रेस्ट कर रही है। ये सुन बेथ को काफ़ी रिलीफ मिलता है और वो अपनी मम्मी को हक कर घर के अंदर चली जाती है। फिर बेथ अपने कमरे में जाकर फ्रेश अप होकर नीचे डाइनिंग रूम में आती है, जहाँ पे पॉलिन खाना बना रही होती है। वो दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं कि नीचे बेसमेंट से वीरा की चिल्लाने की आवाज़ आती है। आवाज़ सुनते ही बेथ दौड़कर बेसमेंट के दरवाजे की ओर जाती है, जो कि अंदर से लॉक होता है। वो इसके बारे में अपनी मम्मी को पूछती है, जिसमें पॉलिन का रिप्लाई होता है, मैंने उसे लॉक नहीं किया, उसने खुद को लॉक किया है, चाबी उधर होगी देखो। वो दोनों जल्दी से दरवाज़ा खोल नीचे बेसमेंट में चले जाते हैं और वीरा को ढूंढने लगते हैं। वो दोनों वीरा को ढूंढ ही रहे होते हैं कि पीछे से अचानक वीरा बेथ के ऊपर झपट पड़ती है और रोते रोते कुछ बड़बड़ा रही होती है। अपनी बहन की इतनी बुरी कंडीशन देख बेथ भी साथ में रोने लगती है। वहाँ पे पॉलिन आकर नीचे से वीरा को उठाकर साइड ले जाकर उसे शांत करती है और यहाँ हमें ये पता चलता है कि वीरा कितनी मेंटली डिस्टर्ब है, उसकी मानसिक हालत कुछ अच्छी नहीं होती। वहाँ पे बेथ आती है, जिसमें वीरा उससे पूछती है कि उस दिन तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए थे, तुमने मुझे वहाँ अकेला छोड़ दिया था जब मुझे तुम्हारी बेहद ज़रूरत थी। दरअसल वीरा उस दिन की बात कर रही होती है जब वो जाइंट सा आदमी उसका गला घोंट उसे घसीटते हुए कमरे में ले गया था। ये सब सुनने के बाद बेथ को अंदर से काफ़ी गिल्ट फील होता है। वो दोनों वीरा को शांत कर ऊपर सोने के लिए आ जाते हैं। सोने के दौरान बेथ को एक सपना आता है, जिसमें वहीं मिरर के पीछे वाली गुड़िया जोर जोर से डरावनी आवाज़ में हंस रही थी। ये सब देख बेथ की आंखें झट से सवेरे खुलती हैं और सबसे पहले उसकी नज़र उसी मिरर पे जाती है, जिसके ऊपर लिखा होता है हेल्प मी। उसे ये थोड़ा अजीब तो लगता है, पर वो उसे नज़रअंदाज कर नीचे वीरा को बेसमेंट में देखने के लिए जाती है। वो जब वीरा के पास आती है वो उसे काफ़ी डरी और सहमी हुई सी पाती है। बेथ को देख वीरा ज़ोरों से रोने लगती है और उसे बताती है कि देखो बेथ, उन्होंने मेरा हाल क्या किया, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे सच में वो बहुत मारते हैं जब तुम यहाँ पे नहीं होती हो, देखो मेरे हाथ कितने बुरी तरीके से उन्होंने जला दिए हैं। बेथ ये सब सुन वीरा की मेंटल डिसऑर्डर सोचकर वहाँ से चली जाती है। वो जब घर के बाहर थोड़ा ताज़ी हवा लेने के लिए जाती है तो वो एक कुत्ते को देखती है जो उसे घूर रहा था और जैसे ही वो बेथ पर भौंकने लगता है, पीछे बैकयार्ड से पॉलिन आकर उसे भगा देती है। और यहाँ हम पॉलिन के हाथ में एक ट्रॉली देख सकते हैं जिसकी अंदर काफ़ी सारी गुड़ियाँ रखी थी, जो कि थोड़ा अजीब होता है। फिर हम उसी दिन के रात के समय को देख पाते हैं, जहाँ पे पॉलिन और वीरा ने थोड़ी ड्रिंक कर रखी होती है और वो एक दूसरे के साथ डांस कर समय बिता रहे होते हैं। पॉलिन साइड में जाकर वीरा के पास बैठकर खुद के वो चोट को देखने लगती है जो उसी इंसिडेंट के दौरान उसे लगी थी, जिसमें बेथ कहती है, अभी भी बहुत सुंदर हो मम्मी, एक छोटा सा चोट आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, आप अभी उतनी ही खूबसूरत लगती हो जितनी पहले लगती थी। इन सब चीज़ों के बाद वो थोड़ी देर बातें करते हैं और पॉलिन सोफे पे ही सो जाती है। बेथ पॉलिन को ब्लैंकेट और थोड़ी किताबें पढ़ रही होती है कि उसकी नज़र फिर से उस मिरर पे जाती है जिसके ऊपर फिर से लिखा होता है हेल्प मी। फिर दूसरे कमरे से वो वीरा के चिल्लाने की आवाज़ सुनती है, जहाँ पे वो दौड़ के जाती है और देखती है उसकी बहन बुरी तरीके से सोफे में बंधी हुई है। और यहाँ हम देखते हैं कि वीरा को किसी डॉल के भेस में सजाया होता है। बेथ दौड़कर उसके पास जाती है और उसे खोलने की कोशिश करती है और उससे पूछती है आखिर कि क्या हुआ, तुम्हारी ऐसी हालत किसने की। वो दौड़कर पॉलिन को बुलाने जाती है, जहाँ पे पीछे से जोर से वो दरवाज़ा बंद हो जाता है और अंदर से वीरा की चीखने की आवाज़ आती है, जैसे उसे कोई मार रहा हो। बेथ डोर के की होल से अंदर झांकने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ती है, दरवाजे के की होल से कोई टकरा जाता है और वो डर जाती है। वो जल्दी से पॉलिन के पास जाकर कमरे की चाबी लेती है और जैसे ही वो उस दरवाजे को खोलती है कि अचानक से वीरा अंदर से बाहर आती है। और यहाँ हम ये देख सकते हैं कि कोई अनजान सी शक्ति वीरा की खूब पिटाई कर रही थी और उस दौरान वीरा अपने उंगलियों को मोड़ने लगती है। और ये सब देख पॉलिन और वीरा जल्दी से डॉक्टर को बुलाते हैं। फिर बेथ वीरा को शांत कराकर नीचे सुला देती है और पॉलिन जल्दी से बाहर डॉक्टर को बुलाने चली जाती है। और बेथ बाहर जाकर पॉलिन को जल्दी आने के लिए कहती है, लेकिन जब वो अंदर आती है तब वो देखती है वीरा उस जगह पर नहीं थी।
वो दौड़कर फिर से वहीं बेसमेंट की ओर जाती है जहाँ वीरा की चीखने की आवाज आ रही थी। वो वीरा को बाहर आने के लिए कहती है और दरवाजे के नीचे खाली जगह से वहाँ झांकने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उस बेसमेंट के दरवाजे पे कोई जोर से मारता है, जो कि वीरा नहीं थी। और एक अनजान आवाज आती है जो कहता है, मैंने तुम्हारी बहन का ऐसा हाल किया है, अब तुम्हारी बारी है। इतना सुनते ही बेथ काफी घबरा जाती है और वहाँ से बाहर चली जाती है। जाने के दौरान वो फिर से उसी जाइंट से अनजान इंसान को देखती है जो कि उसे और उसके बहन को खींच के ले जा रहा था। वो काफी डर जाती है और साइड हो जाती है और फिर वो रियलाइज करती है कि ये सिर्फ उसका एक वहम था। वो राहत की सांस लेकर एक चेयर पे बैठ जाती है और पॉलिन के आने का इंतजार करती है। इंतजार करते करते बेथ टेबल पर ही सो जाती है और तकरीबन रात के 3:30 बज चुके होते हैं जब खिड़की के बाहर से वही काला कुत्ता बेथ के ऊपर भौंक रहा होता है, जिससे बेथ की आंखें खुल जाती हैं। उस शोर से बेथ की आंखें खुली होती है कि उसे दरवाजा खोलने की आवाज आती है। वो पॉलिन सोचकर मॉम मॉम कह रही होती है कि पीछे से अचानक उसका मुंह दबोच कोई खींच ले जाता है। फिर अगले सीन में हम सोफे के ऊपर एक लड़की को बेबी पोजीशन में सोता हुआ देख पाते हैं। सुबह का समय होता है और वो सोफे से नीचे उतर दरवाजे के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो लॉक होता है और वो वहाँ पर बैठ रोने लगती है। और ये लड़की और कोई नहीं हमारी बेथ होती है, लेकिन यहाँ हम देख पाते हैं उसका शक्ल काफी बिगड़ा हुआ था। उसके गाल और आंख काफी फूल गए थे, जैसे उसकी काफी किसी ने पिटाई की हो। दरवाजा खोलने की कोशिश करती है पर वो नहीं खुलता और वो बेसमेंट की ओर चली जाती है। बेसमेंट में जाकर वीरा से पूछती है आखिर वो ऐसी क्यों बन चुकी है। वीरा उसे रियलिटी में आने के लिए कहती है और कहती है कि तुम जिस दुनिया में रह रही हो वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। और यहाँ पे वीरा उसे ये भी बताती है कि पॉलिन अब इस दुनिया में नहीं रही है। दरअसल उस दिन पॉलिन और उस लेडी के फाइटिंग के दौरान पॉलिन उस लेडी के हाथों से मारी गई थी, लेकिन ये बात बेथ सहन नहीं कर पाई और अपनी एक अलग दुनिया में जीने लगी जहाँ पे उसकी मॉम उसकी बहन सब उसके साथ थे। फिर हम वीरा और बेथ को एक रूम में बंद देखते हैं जहाँ पे वीरा भूख के कारण मार्शमेलोज और कुछ कैंडी पड़ी हुई खा रही थी। फिर वो अपने बहन को भी देती है, लेकिन वो उसे नहीं खाती और बगल में रखे मिरर की ओर देखने लगती है जिस पर लिखा हुआ था हेल्प मी। मैं उस काल्पनिक दुनिया के बेथ के बारे में सोच रही थी जो काफी खुश थी। वो ये सब सोचकर काफी रोने लगती है और इसका जिम्मेदार वो वीरा को समझती है कि क्यों वो उसे इस रियलिटी में ले आई, जहाँ पे वीरा उसके पास आकर बेथ को शांत करती है। दोनों वहीं पर सो जाते हैं और अगले सवेरे जब वीरा को उस कैंडी ट्रक की आवाज आती है वो जल्दी से बेथ को उठाकर उसे एक जगह पे छुपा देती है और उससे कहती है बाहर से चाहे जैसी भी आवाज आए रोना नहीं, हिलना नहीं और ना ही कोई आवाज निकालना। ये सब कहकर वो वहाँ से जल्दी से चली जाती है। बेथ उस कबर्ड में छुपी होती है कि वो अजीब सी किलर लेडी उसे ढूंढ लेती है और खींचकर उसे उस कबर्ड से बाहर ले आती है। बेथ उसके चक्कर से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे जोरदार थप्पड़ मारती है जिससे बेथ बेहोश हो जाती है। वो जब अपनी आंखें खोलती है खुद को एक अलग रूम में पाती है जहाँ पे वो एक डॉल की तरह सजी हुई थी। बेथ के दोनों हाथ ऊपर की ओर बंधे हुए थे और यहाँ हम उस किलर लेडी को बेथ को कुछ पिलाते हुए देख पाते हैं जो कि बेथ को पसंद नहीं आता और वो मुंह मोड़ लेती है। फिर हम देखते हैं कि वो लेडी उसको कहीं ले जा रही थी और वो उसे एक कमरे में लेकर कुछ गुड़ियों के साथ उन्हीं के जैसे उसको बिठा देती है। जैसे ही वो लेडी उस कमरे से बाहर चली जाती है बेथ राहत की सांस लेकर एक गुड़िया के पीछे से एक नोकीली कील लेकर अपने बालों में छिपा लेती है। फिर वो बाहर से किसी के पैरों के आने की आवाज सुनती है और जल्दी से उन गुड़ियों की तरफ फिर से बैठ जाती है और फिर अचानक से वही सीरियल किलर वहाँ पे टपक पड़ता है। वो उन रखी गुड़ियों में से एक गुड़ियों को उठाता है और उससे बुरी तरह टॉर्चर करने लगता है। वो उसकी उंगलियां मोड़कर उसके हाथों को जलाने लगता है। ये सब देख बेथ के पसीने छूट गए होते हैं पर वो उस जगह से नहीं हिलती। दरअसल ये साइकोपैथ अच्छे से देख और सुन नहीं सकता, इसलिए उसको वहाँ पे बेथ के होने का कोई आभास नहीं था। वो अचानक बेथ को खींचकर नीचे गिरा देता है, लेकिन बेथ कोई आवाज नहीं निकालती। वो फिर बेथ को एक गुड़िया समझ अजीब तरीके से उसे छूने लगता है और बेथ को टॉर्चर करने की कोशिश करता है और जब भी बेथ कोई आवाज निकालती है तो वो उसे बहुत मारता है। फिर बीच में मौके का फायदा देख बेथ उसके पीठ में वो नोकीली चीज भोंस देती है और दर्द के कारण वो जाइंट इधर उधर भागने लगता है। वो वहाँ के रखे सारे गुड़ियों को फेंकने लगता है जिससे उस गुड़ियों की आवाज शुरू हो जाती है और वो साइकोपैथ को अच्छा नहीं लगता और वो चिल्लाकर वहाँ पे रोने लगता है। मौके का फायदा देख बेथ वहाँ से चुपके से धीरे धीरे से कटने लगती है। वो जल्दी से दौड़कर दरवाजे के पास जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो उस दरवाजे को खोल सके दरवाजे के पीछे से वही क्रिमिनल आंटी जोर जोर से उसे ठोक रही थी। फिर बेथ 2 कदम पीछे लेती है कि पीछे से वही साइकोपैथ आके उसका बाल खींच के उसे घसीट के कहीं ले जाता है। वो उसे एक कमरे में लेकर उसका हाथ बांध देता है और उसे जबरदस्ती काबू में करने लगता है, लेकिन बेथ अपने आप को किसी भी तरह उसे छुड़ाकर जल्दी से दरवाजे की ओर भागती है। वो दरवाजे के पास पहुंची होती है कि उसे कुछ अजीब लगता है कि तभी दरवाजे के पीछे से वही क्रिमिनल आंटी उस दरवाजे के ऊपर हथौड़ा मारकर दरवाजे को तोड़ देती है। ये सब देख बेथ काफी घबरा जाती है, लेकिन फिर भी वो अपनी हिम्मत नहीं हारती और जल्दी से कमरे के अंदर दौड़कर जाती है और एक टाइपराइटर वहाँ से उठाती है और खिड़की से बाहर फेंक देती है ताकि उसे ऐसा लगे कि वो वहाँ से भाग गई है। और वो जल्दी से जाकर उसी मिरर के पीछे अपने आप को छुपा लेती है। वो मिरर से थोड़ा बाहर झांकने की कोशिश करती है, लेकिन वही मिरर के पीछे वाली गुड़िया जोर जोर से आवाज निकालने लगती है, लेकिन बेथ की किस्मत तब काम देती है और उस गुड़िया की आवाज कोई नहीं सुनता। और फिर वो खुद को उन दोनों से बचते बचाकर बेसमेंट की ओर निकल पड़ती है अपनी बहन को बचाने। वो दोनों वहाँ से निकलकर भागने की कोशिश करते हैं कि तभी सामने से वो क्रिमिनल लेडी आ जाती है और वो दोनों छुप जाते हैं। क्रिमिनल लेडी उन दोनों के पास आ ही रही होती है कि ऊपर से उसके पार्टनर की रोने की आवाज आती है।
जिसे वो देखने चली जाती है। और यहाँ मौके का चौका उठाते बेथ और वीरा जल्दी से भागकर घर से बाहर निकल जाते हैं और जल्दी से भागकर एक जंगल के अंदर चले जाते हैं। वो दोनों सुबह तक दौड़ते रहते हैं, जिससे वो थक हार एक जगह पर गिर जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ उनको एक गाड़ी गुजरती हुई दिखती है, जिसे देख वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और उन दोनों को देख कार में बैठे वो दो पुलिस वाले उनकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन फिर हम देख पाते हैं कि पीछे से वही क्रिमिनल लेडी आकर उन दोनों पुलिस वालों को शूट कर देती है और बेथ और वीरा को वहीं फिर से कैंडी ट्रक में भर कर ले जाने लगती है। यहाँ बेथ फिर अपने उस काल्पनिक दुनिया में चली जाती है जहाँ पे वो एक बड़े से पार्टी में होती है। वहाँ पे काफी सारे गेस्ट आए होते हैं और उसकी मम्मी भी होती है। वो वहाँ कुछ लोगों से बात कर रही होती है कि उसे अपनी बहन के चिल्लाने की आवाज आती है और उसे सब कुछ समझ आ जाता है। वहाँ पीछे से पॉलिन उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बेथ उसे समझाती है कि नहीं, इस बार वो रियलिटी फेस करेगी। वो जल्दी से भागकर रियलिटी में वापस चली आती है जहाँ पे वो उस जायंट से फाइट कर रही थी। लड़ाई के दौरान वो साइकोपैथ उसका गला घोटने लगता है, लेकिन फिर अचानक उस मिरर के पीछे से वो गुड़िया जोर जोर से अजीब आवाज निकालने लगती है, जिससे उस साइकोपैथ को प्रॉब्लम होने लगती है। और इसी मौके का फायदा उठाते बेथ अपने आप को किसी भी तरह छुड़ाकर अपने बहन की मदद करने के लिए चली जाती है। वहाँ बेथ और उस लेडी के बीच भी काफी जोरदार फाइटिंग होती है, जहाँ अचानक वो जायंट हाथ में एक भारी सा सामान पकड़कर बेथ की ओर आ रहा होता है कि तभी पीछे से एक पुलिस ऑफिसर उसे शूट कर देता है और वो जायंट वहीं पे बेहाल होकर गिर जाता है। वो उस लेडी को भी अपने हाथ खड़े करने के लिए कहता है, लेकिन मौका देखकर वो लेडी उस पर हमला करने लगती है, जहाँ पर वो ऑफिसर उसे भी शूट कर देता है और वो लेडी भी वहाँ पे मरकर गिर जाती है। फिर हम अगले सीन में देख पाते हैं कि बेथ और वीरा को हॉस्पिटलाइजेशन के लिए ले जाया जा रहा है, जहाँ बेथ को लेते समय वो उस घर की खिड़की की ओर देखती है जहाँ पे पॉलिन खड़ी थी और पॉलिन नीचे देख उस टाइपराइटर की ओर इशारा करती है और बेथ समझ जाती है कि उसे आगे क्या करना है। आई नो आपको इस कहानी में काफी सारी चीजें समझ नहीं आई होंगी, इसलिए मैं आपके एक एक सारे डाउट्स क्लियर कर देती हूँ। सो आप सभी को पॉलिन और उस लेडी के बीच के फाइट तक तो सब कुछ समझ आ गया होगा। दरअसल उस फाइट के दौरान उस लेडी की जीत हुई थी, ना ही कि पॉलिन की। वो साइको आंटी ने पॉलिन को काफी बुरी तरीके से स्टैब करके मार दिया था और वीरा और बेथ को बंदी बना लिया था। पर बेथ ये सब टॉर्चर सहन न कर पाकर अपनी एक ख्वाबों वाली दुनिया में रहने लगी, जिसमें उसकी मॉम, उसकी बहन, उसका हस्बैंड और उसका बच्चा था। पर रियलिटी में ये तीनों एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, ना ही पॉलिन एग्जिस्ट करती थी, ना ही उसका पति, ना ही उसका बच्चा। और जिस पॉलिन को आपने खिड़की के पास देखा था, आप उसे बेथ की इमेजिनेशन कह सकते हैं, या फिर पॉलिन की आत्मा जो अपनी बेटी से ये कहना चाहती थी कि वो अपनी राइटिंग ना छोड़े। तो ओवरऑल ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो काफी डरपोक होकर भी अपने डर को काबू में लाती है और हीरो की तरह सामने आकर खुद को और अपनी बहन को बचा लेती है।